द नुक्कड़ न्यूज़ आज पहुंच चुका है अमरवाड़ा विधानसभा में। अमरवाड़ा विधानसभा जो कि बहुत चर्चित विधानसभा है, यहाँ पे आदिवासी वोटरों की संख्या ज़्यादा है। आज हम पहुंच चुके हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो प्रत्याशी है देवरावन जी भलावी, उनसे चर्चा करने अमरवाड़ा विधानसभा आए हैं। तो हम आगे उनसे जानते हैं कि क्या है अमरवाड़ा को लेके उनकी सोच, और आगे की जो बातें हम देवरावन जी से करेंगे। तो आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय सेवा, जय भीम। मैं देवरावन भलावी। जिस जगह आप खड़े हैं, ये दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कर्मभूमि है। यहाँ पर से वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक रहे हैं और उसी जगह से मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है, प्रत्याशी के रूप में चुना। और मैं इसी विधानसभा के मोहली राहीवाड़ा का भी रहने वाला हूँ। तो अमरवाड़ा की जनता, आपने भी देखा है कि ये जो हर्री क्षेत्र है, पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। पूरा ट्राइब्स पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है। तो विकास की आप अगर श्रेणी में देखेंगे तो आदिवासियों का हर्रई से महिला 90 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिला। वहाँ जाके सोनोग्राफी कराती है। स्वास्थ्य सुविधा का आप इससे घटिया नमूना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सड़कें की आप बात करेंगे, ऐसे कई ऐसे गांव अमरवाड़ा विधानसभा में जहाँ पर घर है, 200-250 लोगों की बस्तियाँ हैं और वहाँ रोड नहीं पहुँच पाई, बिजली नहीं पहुँच पाई। तो इससे क्या समझ में आता है? प्रधानमंत्री सड़क योजना की वहाँ पोल खुल गई। और सबसे बड़ी चीज़, उन बच्चों का क्या होता होगा जो 2-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूल पहुँचने के लिए। उन महिलाओं का क्या होता होगा, उन बीमार व्यक्ति का क्या होता होगा जिनके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो कहीं ना कहीं हम देखें अमरवाड़ा के अंदर अभी तक जो कुशासन चल रहा था, और यहाँ कांग्रेस के विधायक है कमलेश शाह जी, और इनका जो विकास है वो यहाँ नर्क दिखाता है कि अमरवाड़ा विधानसभा जीता जाता एक नर्क है। और उसको स्वर्ग बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी फिर से यहाँ पर उतर चुकी है और उसमें उम्मीदवार के रूप में मुझे सुना है। तो मेरा जो काम है, मुख्यतः मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ आदिवासी क्षेत्र के युवा हैं जिनकी स्थिति आप देखेंगे जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन शैक्षणिक रूप से इतने पिछड़े हुए हैं। इस बटका खापा से 45 किलोमीटर दूर आते हैं वो कॉलेज करने के लिए, और यहाँ पर से बच्चे जाते हैं छिंदवाड़ा, हर्रई। बटका खापा में कॉलेज ही नहीं है। देश आजाद हुआ इतना सालों का, बटका खापा में पूरा क्षेत्र है, वहाँ पतालकोट एरिया पड़ता है आधा से ज़्यादा, और आधा अमरवाड़ा हर्रई का बॉर्डर पड़ती है। शिक्षा व्यवस्था पूरी ढाप है। मैं चाहता हूं यहाँ का जो बच्चा है वो पढ़े, और पढ़ने के बाद स्पोर्ट्स में बुलंदियों की उस ऊंचाई को छुए, और वो अमरवाड़ा के साथ साथ आदिवासी परिवार के साथ साथ देश का नाम रोशन करे। आदिवासी शक्तिशाली होता है स्पोर्ट्स में, नंबर 1 कैसे अमरवाड़ा बने, मैं इसमें फोकस करने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार ये बहुत बहुचर्चित सीट है, यहाँ से आप जिनकी बात कर रहे थे बट्टी जी, उनकी बेटी खुद चुनाव लड़ रही है, जो कि जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और आपकी भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, आप भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें आपके वोटर बटेंगे, या फिर पार्टी आपका साथ देगी, या फिर बट्टी जी का? देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा गुणमाना आंदोलन की एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ से बट्टी जी विधायक रहे, और बट्टी जी की ही सुपुत्री रही है मोनिका बट्टी जी। वो ये चीज़ भूल रही है कि वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन गुणमाना गणतंत्र पार्टी से है, और पहले की अपेक्षा गुणमाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर मजबूत हो चुकी है। ये पहला उदाहरण। दूसरा ये कि मोनिका बट्टी जी ने जैसे ही गुणमाना को छोड़ा और बीजेपी में गई, वैसे ही कार्यकर्ताओं में एक विद्वेष की भावना, क्योंकि बीजेपी एक विचारधारा को लेकर काम करती है। उसका एक हिंदूवादी विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना है। और आरएसएस जिस तरीके से बीजेपी को चलाता है, और जिस तरीके से आरएसएस का एक एजेंडा है, वो बिल्कुल उलट है बीएसपी के, वो बिल्कुल उलट है गुणमाना आंदोलन के। तो ये जमीन आसमान की बात है। मोनिका जैसे ही गई, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने उसको उसी समय से अंतिम जोहार बोल दिया। अंतिम जोहार तब बोलता है आदिवासी जब उनके बीच का कोई व्यक्ति अपने बीच में नहीं रहता है। तो इस क्षेत्र की जनता ने अंतिम जोहार बोले। उसके बाद भी अगर मोनिका उस क्षेत्र में जाती है तो वो यही गुणमाना का नाम लेती है और बोलती मैं गुणमाना आंदोलन की सिपाही हूँ, मुझे आपको वोट देना है। इसीलिए वो पीला गमछा के ऊपर अपना बीजेपी का गमछा डाल रही है। आप सोच सकते हैं, जनता को बरगलाने भटकाकर वो वोट लेने पे आतुर है। अगर उसमें अगर असली गट्स था, बीजेपी में अगर प्रत्याशियों को खोजने की सही क्षमता थी, तो मैं तो बोलता हूं आप एक बार मोनिका के गले से पीला गमछा हटाकर मात्र बीजेपी का गमछा डाल के किसी गांव में घुस के दिखा दीजिए। ये गुणवाना के गांव है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गांव है। यहाँ पर विचारधारा का ही व्यक्ति गांव में घुसता है, बाकी दीकुओं को घुसने का कोई भी रास्ता हमारे गांव में नहीं होता। इसलिए वो बहुत मुंह के बल गिरेगी, और बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? क्योंकि बीएसपी जो है वो मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पे चलने वाला है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा पे चलने वाला है, और इनकी विचारधारा अभी
रावण आपने सुना होगा। रावण को महापुरुष के रूप में यहाँ के बहुजन एसटी एससी ओबीसी लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं, और उसी रावण को बीजेपी जो है राक्षस बोल के अभी जलवाने का काम करेगी। जिस जिस प्रकार आप जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो आपको तो लगभग सारे वर्गों को साथ में लेकर चलना होगा। देखिए, मेरा मिशन, हमारा जो मिशन है वो खासकर बहुजन मूवमेंट में है। बहुजन मूवमेंट में वो लोगों की हम आमंत्रित करते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट या उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। हम सबको बोलते हैं, आप किसी भी जाति धर्म के हो, आप इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में और बहुजन समाजवादी पार्टी में सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन पे चलते हैं, मान्यवर काशीराम जी के मिशन को फॉलो करते हैं और उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं। जो दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराम कंगाले, दादा सुनेर सिंह ताराम जी की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी धर्म के लोगों का स्वागत है। लेकिन विचारधारा एक है, जो बहुजन विचारधारा है, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा है, गोंडवाना की विचारधारा, उसको समर्थन करेंगे तो सबका स्वागत है। और जो समर्थन नहीं करता है तो उसको हम बहुजन कहते नहीं। बहुजन शब्द ही है, सब लोगों को मिलकर बना है, इसलिए एक जाति का नहीं है ये। इसलिए गठबंधन में हम लोग ये साबित करते हैं। और ये क्षेत्र तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ सबसे अधिक संख्या में आदिवासी है, और आदिवासियों की क्या मुख्यतः मांगे है वो हम लोगों से बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ और मैं हर एक समस्या की बिल्कुल छू कर निकल के आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे से एक भी मुद्दा छूटेगा नहीं, और मैं जमीन से जुड़ा हूँ। और मैंने तो ये अमरवाड़ा की धरती में मेरे इतने आंदोलन हो चुके, सड़क में लड़के, लोगों को पता है कि ये लड़का सड़क में लड़ने वाला है, ये आने वाले समय में अगर इसको वोट दे दे विधानसभा में लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक, 3 विधायक है आदिवासी छिंदवाड़ा जिले के अंदर, 3 रिजर्व सीटें हैं, और तीनों जगह आप देखना जो विधायक कभी विधानसभा में जाकर चूंचा भी नहीं करे। क्यों? ये सड़क में उतर के लड़ने वाले नहीं है, ये शोषित वंचित पीड़ित और सामाजिक अत्याचार और विकास के लिए काम करने वाले विधायक नहीं है। ये सिर्फ संडास, बाथरूम, शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय टैंकर देने वाले लोग हैं। ये हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग नहीं है। और बहुजन मूवमेंट हक और अधिकार को लेकर टिके हैं। हमारे महान पुरखों ने हमारे अधिकार को बनाने के लिए, ऐसे नियम कानून बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है, और मैं बचाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हूँ। अपने अधिकार को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार आप आदिवासियों की बात करते हैं, तो हमारे जिले की बेटी इसके पहले छिंदवाड़ा से हैं, जो अनसुईया उइके जी, वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही, इस वक्त करंट में वो मणिपुर की राज्यपाल है। तो भाजपा तो मौके दे रही है। देखिए, भाजपा मौका नहीं दे रही है, भाजपा थोपने का मौका दे रही है। मणिपुर में जो कांड हुआ आप सभी, वो जिस वर्ग की है, आदिवासी वर्ग की, उस वर्ग की महिलाओं को निवस्त्र नंगा घुमाया गया। और मोदी जी किसका फिक्र कर रहे हैं? विदेश में जो ये इस देश में, इसराइल में ये हुआ, फलानी कंट्री में हुआ, लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहा है। तो उनने थोपा है। अनसुईया उइके को सिर्फ इसलिए ले जाया गया ताकि वो ये कांड करवा सके। वहां मैताई समुदाय, कुकी समुदाय, नागा समुदाय, मैं आंदोलन क्यों दिल्ली जंतर मंतर गया, 5000 से ज्यादा कुकी और नागा समाज के लड़के लोगों से, बच्चियों से मैंने बात किया। वहां पर अलग ही दिखा है कि ये प्रयोग है। मैताई समाज को क्या जरूरत थी आरक्षण देने की और इस चुनाव के समय ये सब करने की? क्योंकि बीजेपी ने प्रयोग करी, और प्रयोग में घसीटने का काम अनसुईया उइके जी को उन्होंने करा है। और यही काम जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी है, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तब भी इन्होंने कई ऐसे कांड किया। ये जिस वर्ग को गिराना, हमला करना, उनके अधिकार के सांप्रदायिक दंगा कराना होता है, ये उसी वर्ग के व्यक्ति को महत्व देते हैं ताकि उसके ऊपर ठिकरा फोड़ सके और हम उसके आवाज नहीं उठा सके। षड्यंत्र है जी, झोल हम अच्छी तरीके से यहाँ का व्यक्ति समझता है, और हम इनकी जाल में बिल्कुल फंसने वाले नहीं है। ये मौका नहीं देते, ये सिर्फ गुलामों को मौका देते हैं। अनसुईया उइके, कभी आपने देखा है कि टीएसपी ट्राइबल सब प्लान को लेकर कभी उन्होंने बोली है? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो कि आदिवासियों के विकास और विनाश के लिए प्लानिंग तैयार करती है, उसके लिए कभी अनसुईया उइके जी नहीं बोलती। आज आदिवासियों के हालात आप देख लीजिए, आदिवासियों की महिलाओं को आज भी खटिया में टांग के ले जाते हैं। ये आजाद भाई, ये पतालकोट एरिया में मैंने इनको देखा हूँ, आज भी खटिया में, पलंग में ले जाके, एम्बुलेंस नहीं होती करके ले जाते हैं। ये विकास है? आदिवासियों के सिर्फ विनाश हुआ है, और हम सब इस चीज को देख रहे हैं, और इन्होंने कोई अवसर हमें नहीं दिया। अवसर देते तो आज मेरी तरह आजाद बोलने वाला बंदा विधानसभा में धाड़ रहा होता, लेकिन इन्होंने सिर्फ गुलामों को अवसर दिया है, कभी आजाद व्यक्ति को नहीं दिया। जिस प्रकार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लगभग 1 दशक हो गया है कमलेश शाह जी विधायक हैं, तो वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं। आपका यहाँ इस बार चुनाव में खड़े होना क्या उनके लिए एक चुनौती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कमलेश शाह जी को डर है कि ये देव रावण है, ये बोलने वाला है, ये काम करने वाला, लड़ने वाला, भिड़ने वाला है, और ये हक और अधिकार और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है, और वो मेरे से बहुत डरते हैं। और मैं इस बात को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि इस आदिवासी समाज में बोलने, पढ़ने, लिखने वाले, लड़ने वाले और चंड चलाकी वाले यूथ जो है सामने आते ही नहीं है, और आते भी है तो उनको ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग घुमा फिरा के खरीद फरोख करके उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ एक भवन भी नहीं है, आपको पता है? ये अमरवाड़ा विधानसभा है, इतने समय से यहाँ पर विधायक रहे, एक भवन नहीं है आदिवासियों को बैठने के लिए जहाँ पर वो चर्चाएं, मीटिंग करे। ये विकास है इनका।
हर्रई में एक भवन नहीं है। और आप बोलते हैं आदिवासी विधानसभा सीट से आप विधायक है, मैं तो बोलता हूँ एक प्रतिमा दिखा दीजिए आप इस लोकल हर्रई अमरवाड़ा में, रानी दुर्गावती की, शंकर सारा रघुनाथ साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की। अरे सामान्य क्षेत्रों में बन गया क्योंकि वहां दबाव है, और आदिवासी क्षेत्रों में महापुरुषों की एक प्रतिमा नहीं है। ये चुनौती है उन विधायकों के लिए, एक भवन नहीं है, चुनौती है उनके लिए कि आपके विकास तंत्र नहीं, आपका विनाश तंत्र है। और इतने साल से सिर्फ आपने पीछे धकेलने का काम किया है, आगे ढकेलने का काम नहीं किया। क्योंकि ये समाज अगर यहाँ पर भवन रहती तो वो बैठती, चर्चाएं करती, विचार करती और अपने विकास के लिए और समस्याओं के लिए आवाज उठाती। लेकिन ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं सिर्फ आप गूंगे बने रहें, बस वोट बैंक में आपको वोट देते रहें और हम बस पैसे कमाते रहें। ये नीति अब नहीं चलेगी। अब लोकतंत्र जिंदा हो चुका है, मरा हुआ लोकतंत्र पहले था। आज का युवा पढ़ने लिखने लगा, आज का बहुजन जागने लगा है, और इनको बेवकूफ़ बनाने वाली बीजेपी कांग्रेस की जो जड़ें हैं उखाड़ कर फेंकने के लिए हम तैयार हैं। अब हम सीट में बैठने के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि इस बार तीसरा मोर्चा का लगभग आप लोगों द्वारा गठन किया गया है, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा, तो चुनाव तो लगभग त्रिकोणीय होने वाला है, ऐसे आसार हमको है। लेकिन अगर आपकी पार्टी की कुछ सीटें आती है तो आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उनका निर्णय है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ अमरवाड़ा विधानसभा का, वो लोग उस बारे में डिस्कशन करेंगे, वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हम मिशन और विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। यदि आप विधायक चुन के आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए ऐसी क्या क्या समस्या है जो पूर्व विधायक नहीं कर पाए हैं और आप आगे करना चाहेंगे? मैं तो जिन समस्याओं के लिए सड़क में उतर के लड़ा हूँ उन्हीं समस्याओं को फोकस करूंगा। मैं बोलूंगा सोनोग्राफी की यहाँ मशीनें नहीं हर रही, 90 किलोमीटर दूर जा रही महिला, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है, छात्रावास में आज भी 50 सीट थी 10 साल पहले, 85, जनसंख्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं बढ़ी, बच्चों के लिए हॉस्टल की सीटें नहीं बढ़ी। मैंने यहाँ पर देखा आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन कर रहे ताकि 5वां अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाए और इस क्षेत्र को भी सामान्य घोषित कर सकें। मैंने यहाँ पर देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में आज भी शिक्षा स्वास्थ्य की जो हालात बहुत गंभीर है। रोजगार की अगर हम बात करें, क्या है, लोग पलायन कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन धड़क्के से बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनरल में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए। यहाँ एक दुकानें आदिवासियों की नहीं मिलेगी, एससी ओबीसी की नहीं मिलेगी आपको। तो मैं सबसे मेन चीज मेरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और जल जंगल जमीन को सुव्यवस्थित करने के लिए मेरी लड़ाई है। और मैं एक प्रकृतिवादी हूँ, तो मैं एक एक मुद्दे को जमीन से जानता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको ना, यहाँ सोनोग्राफिक मशीन नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जमीन लगातार कन्वर्ट हो रही है। तीसरा, यहाँ विस्थापन फटते तक विस्थापन हो रहा है, कहीं पर किसी को भी उठा के वो कर दे रहा है। चौथी चीज, खनिज संपदा भरी है हर्रई अमरवाड़ा में, वो खनिज संपदाओं पे आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन उसको छीनते हुए बाहर के उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आके यहाँ पर माइनिंग करते हैं और पूरा ले जाते हैं। अगली चीजें आप यहाँ पर देखिए, जितने भी आदिवासी एरिया है वहाँ के स्कूलों की हालात आप देख लीजिएगा, मुश्किल से 2 बच्चा आता है। जितने अधिकारी कर्मचारी वर्ग के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में इन आदिवासी और गरीबों के बच्चे डाल देते हैं। उस शिक्षा स्थिति को सुधारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और साथ में ये भी सबसे बड़ी सोचनीय बातें हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ढफ इलाज होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करना, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये ख़त्म होंगे तभी सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी, तभी सरकारी अस्पताल की हालत सुधरेगी। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ी चीज़ है, मैं ऐसे आपको 50 मांगे गिना सकता हूँ जो ज्वलंत है, अभी हमें चाहिए, इनके बगैर हम जी नहीं सकते दैनिक जीवन में। मैं उन्हीं चीज़ों के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बड़ी बड़ी योजनाएं और ये सब चीज़ तो वो जब हम मुख्यमंत्री बनेगा तब वो चीज़ होगी। तो विधायक निधि से जितना हो सके मैं खुले दिल से जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, विधायक निधि जितना होगा मैं करूंगा। और रही बात आंदोलन करने की, तो विधायक बन के भी विधानसभा के सामने आंदोलन करने में कथड़ी गोदड़ी बिछा के आंदोलन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि ये कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, पिछले लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जी को यहीं से बढ़त मिली थी जिसके द्वारा वो जीते थे। तो यहाँ के आदिवासी वोटर कांग्रेस को देख के जैसे सपोर्ट करते हैं, आपका उतरना स्वाभाविक सी बात है, एक चुनौतीपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक यहाँ पे पूर्व विधायक रह भी चुका है। जिस प्रकार देवरावन जी से हमारी बात चल रही है, इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है और आगे उनके जो समर्थक हैं, हम जो बसपा से हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, मतलब क्या ऐसा हुआ जो उनने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया? आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी श्री देवरावन जी से क्वेश्चन किया कि यहाँ और भी एसटी के विधायक रह चुके हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ आप चैनल ले रहे हैं, आपका कैमरा अगर घुमाएंगे तो ये 25 करोड़ का यहाँ पे अंबेडकर सामुदायिक भवन बना हुआ, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लोग सिर्फ समाज के नाम से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लेकिन ये गंदगी का आलम देख लें।
आज तक भी ये सिर्फ महापुरुषों के नाम से सिर्फ समाज को ठगते हैं। बाकी इनको समाज अब जाग चुका है। जो गठबंधन 5 राज्यों में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की देश के समय बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा तुलेश्वर मरकाम जी, जो बहुजन कॉन्सेप्ट जो है SC ST OBC का 85 का कॉन्सेप्ट जो है, जो महापुरुषों की विचारधारा से चलता है, महात्मा फुले, साहू जी महाराज, रघुनाथ सा, शंकर सा, बिरसा मुंडा, जो हम लोग व्यक्ति को देख के वोट नहीं देते हैं। यह आंदोलन विचारधारा का है। जब 2003 में, इस समय जब इतिहास रहा है, 2003 में अगर मनमोहन साहब भट्टी को अगर जिताने में अगर किसी का योगदान था तो बहुजन समाज पार्टी का था। चूंकि मनमोहन साहब भट्टी जी विचारधारा के साथ में थे, तो उन्होंने जब से विधायक बनने के बाद में 2008 के बाद में, तब से उन्होंने अपनी विचारधारा को चेंज कर दिया है। तब से आज तक का रिकॉर्ड है। अगर यहाँ से अगर गोंडवाना अगर गणतंत्र पार्टी अगर हारी है तो बहुत कम वोटों से हारी, 5 से 6 7 हज़ार वोटों से हारी है। उसका सीधे सिरे इसमें जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। लेकिन इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में, चूंकि हम अनुशासन का पालन करते हैं, हमको मध्य प्रदेश में 178 सीट में बसपा लड़ रही है और 52 सीट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा और छिंदवाड़ा विधानसभा बसपा के खाते में गई है और 5 सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उसमें खाते में गई है। अमरवाड़ा के विधानसभा प्रभारी के नाते हमको जो ऊपर से आदेश मिलते हैं, हम देवरामन जी का चेहरा देख के काम नहीं करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो भी अधिकृत प्रत्याशी देगी, हम उस प्रत्याशी का काम करते हैं। चूंकि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई है विचारधाराओं की, और विचारधारा के चुने हुए व्यक्ति को हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और संपूर्ण अमरवाड़ा की विधानसभा कमेटी जो है, जो हमारे साथ में जवाबदार कार्यकर्ता है, जब से देवरामन जी का नाम यहाँ पे घोषित हुआ है, पूरे अमरवाड़ा में एक हर्ष का माहौल बना हुआ है, जिसकी पल पल मुझसे विधानसभा के नाते विधायक जी का कार्यक्रम की डेट मांग रहे हैं। उसी के लिए मैंने आज मीटिंग विधायक जी को अपने निजी निवास में बुलाया था कि आगामी विधायक जी ने जो प्रत्याशी हैं संयुक्त गोंडवाना गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी का, उन्होंने मुझे 8 से 10 तारीख मुझे दिया है। मुझे सेक्टर और पोलिंग बूथ में उनकी डेट पहुँचाने का मुझे काम करने के लिए मुझे जवाबदारी दी गई है। जिस प्रकार गृह मंत्री जी द्वारा भी अमरवाड़ा विधानसभा को शायद फोकस किया गया था, गृह मंत्री आए थे 5 मिनट के लिए खुद यहाँ पे, तो क्या लगता है कि भाजपा भी इस विधानसभा को लेके कुछ रणनीति बना रही है? और जिस प्रकार उन्होंने मोनिका भट्टी जी के भाजपा में आते ही उन्हें टिकट पकड़ा दिया, तो कुछ ना कुछ तो भाजपा ने भी रणनीति बनाई होगी। जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है चेतन कुमरे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधानसभा प्रभारी। महोदय जी, अभी तक तो जितने भी विधायक यहाँ से जनता पार्टी से, कांग्रेस से चुनकर सदन में गए हैं, लेकिन पलायन का मुद्दा तो आप मीडिया वाले बोलते हैं और प्रत्याशी लोग भी बोलते हैं कि हम पलायन यहाँ रोकेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने पलायन नहीं रोका। यहाँ पलायन का मुद्दा रोक सकता है। पलायन का मुद्दा को रोकने के लिए ही हमने देवराम भलावी को प्रत्याशी बनाए हैं कि पलायन कैसा रोक सकता है हमारा बड़ा, वो हमारे पास इशू है उसका। यहाँ से 20 किलोमीटर कौन सा बांध है, माछागोरा डैम। माछागोरा डैम का पानी हमारे अमरवाड़ा ब्लॉक में आ सकता है, वो भी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से। लेकिन किसी भी विधायक ने जाकर, और कांग्रेस का चाहे भाजपा को, किसी ने वहाँ जाकर मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन अभी हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हमने 350 ट्रैक्टर की रैली अमरवाड़ा में किए थे। तो शिवराज सिंह चौहान ने दूधी नदी, नरसिंहपुर जो है नर्मदा नदी, वहाँ का एक डैम का हमको एक उदाहरण दिए है, हमारी मतलब एक मन थामने के लिए कि 95 गाँव हमने आपके स्वीकृत करवा दिए। लेकिन मैं ऐसे में नहीं मानूंगा जब तक डैम का निर्माण ना हो जाए। तो उन्होंने तो घोषणा कर दिए हैं, तो फिर भी क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? नहीं सर, जब डैम ही नहीं बंधा सर और पहले कागज जो मतलब इशू कर दे, शो कर दे, तो सर ऐसे कैसे मानेंगे? तो इस बार चुन के आएंगे तो शायद बना दे। मुश्किल है सर, मुझे लगता नहीं। अभी तक लाना था तो अभी तक अजाना था। अब हमारे देवराम भलावी जी मुद्दा उठाएंगे, जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन विधायक हमारे देवराम भलावी होंगे, वो सदन में मुद्दा उठाएंगे। इसलिए हमने युवा प्रत्याशी को चुनकर लाए हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस प्रकार आप भी युवा प्रत्याशी है, बसपा ने छिंदवाड़ा से भी काफ़ी युवा प्रत्याशी को उतारा है, तो आप आएंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, युवाओं
पे हमेशा रोजगार के लेकर आपने सब सुना ही होगा। मैं भी भोपाल में कितने सारे आंदोलन किया। अभी पटवारी भर्ती में 15 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। पहले तो पेपर छपता था फिर बिकता था, आज के समय में पहले पेपर बिक जाता उसके बाद छप रहा है। तो शासन प्रशासन ने जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया है और जिस तरीके से दिल्ली और भोपाल में हमारे युवाओं ने धरना प्रदर्शन करके लाठी खाया है, वो सारी चीज़ें मैं लाठी खाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। तो मेरा ये मानना है जो वैकेंसीज निकलती पूरी ईमानदारी के साथ उसमें नियुक्ति हो, उसमें कोई झोल घपला ना हो, लेकिन लगातार ही हुआ। तो मैं युवाओं के लिए सबसे पहली चीज़ जो वैकेंसी बैकलॉग पद है, 1 लाख से ज़्यादा बैकलॉग पद अभी खाली पड़े हुए हैं, सरकार भर क्यों नहीं रही। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने में पहला फोकस। अगली चीज़ें आप इसमें देखिए, यूथ को लेकर आप जैसे हरियाणा के आप देखिएगा एक स्कीम चलती है कि आप इतने नेशनल इतने इंटरनेशनल खेलिए, आपको ऑफर या पॉलिसी के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे। ऐसी स्कीम्स वगैरह निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादातर आदिवासी निवास करता है, इतनी संख्या है आदिवासियों की, अगर वो चाहें तो स्पोर्ट्स को लेकर ऐसी अगर योजनाएं निकालें, पॉलिसी बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। अब क्रिकेट में ही आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश से कोई टीम है क्या क्रिकेट में नेशनल इंटरनेशनल? क्यों? अरे स्पोर्ट्स को लेकर बहुत बढ़िया काम हो सकता है, उसमें करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो सकता है, स्वरोजगार को लेकर हवे में काम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनाएं चल रही है, उसमें फर्जी फॉर्म भरा के ये लोग फर्जी तरीके से उनका आप देख लीजिए, जाँच कर लीजिए, जिन जिन लोगों ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फॉर्म डाला और दुकान रखे, उनकी दुकान चल भी रही है नहीं। मतलब पूरा फ्रॉड काम है। स्वरोजगार के नाम पे हम और बेटर कर सकते थे, स्पोर्ट्स के नाम पे और बेटर कर सकते थे। शासकीय नौकरी बैकलॉग पद और अभी वर्तमान में जितनी वैकेंसीज खाली है उनको लेकर हम और भी बेहतरीन काम कर सकते थे। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं बताया आपको, रोजगार को लेकर, गवर्नमेंट जॉब, स्पोर्ट्स को लेकर हम काम कर सकते हैं। और कई सारी चीजें हैं, नए इन्वेंशन अभी आपने देखना भारत में कितने नए इन्वेंशन हुए, इन पे आप जब सर्च करेंगे 2014 से लेकर अभी तक तो आपको बहुत कम आंकड़ा 10-12। और दूसरी कंट्री में आप जाएंगे, बहुत सारी नए नए चीज़ों के रिसर्च हो चुके हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, जिनसे देश वाकई विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन ये हवे में काम चल रहा है। मैं बहुत वैचारिक व्यक्ति हूँ और बहुत डीपली तरीके से काम करने वाला हूँ। मेरा काम ही बोलता है। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं इतने सारे मध्य प्रदेश में ये तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर गठबंधन की सरकार जो हम कोशिश कर रहे हैं अगर वो 100% बनेगी और लोगों ने अगर साथ दिया, अगर वो बनती है, तो संविधान को जो मूल रूप में जो इंप्लीमेंट करने की बात है, जिस दिन संविधान 100% या 70% भी अगर इंप्लीमेंट हो गया, उस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं दिखेगी, पलायन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, नक्सलाइट जो मूवमेंट चलता है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। सिर्फ संविधान को हमें सही तरीके से काम करने की बात है, सब दायित्व उसमें लिखे हैं। हम तो सिर्फ संविधान को इंप्लीमेंट करवा दिए, आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सारे सवाल हम खत्म कर देंगे। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी से पूछा कि उन्होंने घोषणा कर दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है झूठी घोषणाएं करती, खोखली घोषणा करती है। चूंकि अब इस देश का युवा बहुजन जो है जाग चुका है। अभी इन्होंने बोला कि बहना सम्मान निधि हम 1500 रुपये देंगे, कांग्रेस ये बोल रही है। गैस सिलेंडर जो है हम 450 में देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना ये चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के नाते कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पे अगर कांग्रेस उन राज्यों में जब बहुमत की सरकार है तो उन राज्यों में क्यों नहीं दे रही है? 450 का सिलेंडर नहीं दे रही है, ना कि वहाँ पे रोजगार दे रही है, और वहाँ पे ये वाली बहना वाली योजना क्यों नहीं चला रही? अब यहाँ पे जो मध्य प्रदेश जो महाकौशल जो क्षेत्र रहा है, चूंकि वो ट्राइबल एरिया रहा है, चूंकि ये समाज सदियों से पढ़ा लिखा नहीं था, आज जैसे महापुरुषों की जो विचारधारा गली गली गांव-गांव जाके पहुंची, अब युवा जाग चुका है। और मध्य प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः कहना चाहूँगा कि 30 सीट ऐसी थी सेकंड पोजीशन में, जहां पे 4000 5000 वोटों से वहां पे बसपा हारी थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 10,000 12,000 15,000 वोट मिला हुआ था। लेकिन अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अलायंस है, वो वोट अगर हमारा कंबाइंड हो जाता है तो हम बैलेंस ऑफ पावर में आएंगे और बिना हमारे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। और छिंदवाड़ा जिले की भी अमरवाड़ा सीट हम निकाल के छिंदवाड़ा जिले में देवरामन भलावी जी को विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार में शामिल होकर मंत्री पद दिलाने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहाँ घोषणाएं क्यों नहीं करी, तो भाजपा ने तो देना चालू कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है, दूसरे वोटरों को साध रही है, अब लेकिन दे तो रही है। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने देना चालू नहीं किया है, काफ़ी लंबे समय से दे रही है। आपके चैनल से मैं अवगत कराना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार जो है 18 सालों से निरंतर है।
इन्होंने 2003 में क्यों नहीं दिया, 2008 में क्यों नहीं दिया, 2013 में लाडली लक्ष्मी बहना योजना क्यों नहीं दिया? ये लॉलीपॉप है। ये सिर्फ चुनाव 3 महीने तक के लिए इन्होंने घोषणा की है। 18 सालों से इन लोगों ने घोषणा क्यों नहीं की है? ये पहला सवाल है। जनता अब जाग चुकी है, अब इनके छलावे में नहीं आएगी। इनको देना 18 साल पहले देना था, 18 सालों से इन्होंने दिया नहीं। ये चुनाव के ही समय, ये 3 महीने पहले से इन्होंने घोषणा किया हुआ, और फिर उसमें भी ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि इस महीने 1000 देंगे, अगले महीने 1200 देंगे, अगले महीने 1500 रुपये देंगे। ये लोकतंत्र में पब्लिक को ठगने का काम है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। चूंकि जब सरकार 5 साल बहुमत में थी और जैसे ही आचार संहिता लगना है तो 2 महीने पहले घोषणा कर रहे हैं। अब युवा जाग चुका, पढ़ा लिखा है। जिस प्रकार पिछले चुनाव के बाद भी जन बहुमत को नकार दिया गया था और पुनः तोड़ के भाजपा की सरकार बना दी गई थी, तो क्या उस बात को लेकर भी इस बार जनता में आक्रोश है? देखिए, आक्रोश तो बहुत है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार कैसी बनी आपको भी पता है, खरीद फरोख्त। हाँ, कितने विधायक इन्होंने खरीदे। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं जो अभी मध्य प्रदेश में सत्ता में बैठे हैं। ये लोग, अब पूरी जनता देख रही है। कल के अडानी अंबानी भी आएगा, बोलेगा मेरे को मुख्यमंत्री बनना है। कितने विधायक खरीदना भैया? 100, 200, 150 वो पैसे से खरीद लेगा। तो लोकतंत्र खत्म करने वाली पार्टी है। यही लोग हैं जो अभी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। यही लोग हैं जो एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यही लोग हैं जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बिल लेकर आ रहे हैं जो हमारे पर्सनल लॉ को खत्म कर रहे हैं। यही लोग हैं जो डिलिस्टिंग जैसे कानून पे लोगों को भ्रमित करके झगड़ाने का काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जो अभी ऐसे लोग जो ट्राइब सही नहीं उनको जबरदस्ती ट्राइबल बना के आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी में झगड़ा कराने की बात कर रहे हैं। ये लोग हिटलर है। ये खत्म कर देंगे पूरे देश को। हम चाहते हैं सभी धार्मिक लोग चैन अमन से इस देश में रहे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आने वाले भविष्य में अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, सब कुछ उनको मिले। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार अगर दोबारा आएगी तो हमें फिर से वो हिटलरवादी शासन प्रशासन वाली व्यवस्था में डालेगी और फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र। इसलिए हमें और हमारी विचारधारा के किसी भी लोगों को भाजपा सरकार पे और न कांग्रेस पे किसी पे विश्वास नहीं है। जिस प्रकार केंद्र द्वारा भी घेराबंदी की गई है, स्वयं अमित शाह लीड कर रहे हैं शायद, तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जी, अमित शाह जी दिल्ली में भी गए थे और वहाँ पर वीडियो आए थे किस तरीके से पैसे लेने देने का। वो केजरीवाल जी को हराने के लिए गए थे। वो सोच रहे थे चलो हम उतरेंगे, उनका पूरा बीजेपी का पूरा व्यक्ति उतर गया। लेकिन क्या हुआ फिर रिजल्ट क्या है? कितनी पैसा बांट लो, कितनी कुछ कर लो। अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस दौर में आपके ना पैसे से, ना आपके आने से, ना घोषणाएं करने से लोग नहीं देखते। लोग तो देख रहे हैं आपने विगत वर्षों में क्या क्या काम किया, उस आधार पर आपको वोट देंगे। ये काम के आधार पर वोट मांगने वाले लोग नहीं है, ये झूठी फर्जी योजनाओं को बताकर वोट मांगने वाले लोग हैं। इसलिए अमित शाह आ जाए या नरेंद्र मोदी आ जाए, ये साक्षात्कार और किसी को लाके, ये विदेश से हिटलर को भी लाके अगर बिठा दे तो भी इनकी वोट सधने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ विचारधारा की बात है। अब हमारे लोग जाग चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस प्रकार मोनिका बट्टी जी खुद चुनाव में उतरी है और आपकी पार्टी से भी बट्टी जी विधायक रहे हैं, तो जिस प्रकार अभी लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में कि शिवसेना कह रही है कि शिवसेना कह रही है कि ठाकरे जी हमारे हैं, और जो दूसरी शिवसेना है वो भी कह रही है ठाकरे जी हमारे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बट्टी जी के नाम पे आप वोट मांगेंगे कि बट्टी जी के नाम पे मोनिका बट्टी जी वोट मांगेंगे? जैसे हमारी विचारधारा की बात है, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता। बट्टी जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही विधायक रहे हैं और बट्टी जी गोंडवाना आंदोलन से निकले ही युवा हैं। बट्टी जी ने गोंडवाना आंदोलन नहीं बनाया, गोंडवाना आंदोलन बनाने वाले और भी पुरखे थे। वैसे बहुजन मूवमेंट जो है उसमें मायावती जी बहुजन मूवमेंट की एक मजबूत योद्धा है, लीडर है। लेकिन बहुजन मूवमेंट को मायावती जी ने नहीं बनाया, ये मूवमेंट वाले लोग हैं। यहाँ आंदोलन के नाम पे वोट मिलती, विचारधारा के नाम पे वोट मिलती, काम के आधार पे वोट मिलती, हक और अधिकार के नाम पे वोट मिलती। बट्टी जी का नाम लेकर वोट लेने की अगर मोनिका सोच रही हैं तो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि बट्टी जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही विधायक रहे हैं और उनकी पेंशन से आज मोनिका जी घूम रही है। तो सबसे बड़ा जवाब यही है, बट्टी जी जैसा नाम और बट्टी जी जैसा काम ये मायने रखता है। हमारे अंदर बट्टी जी जैसा काम दिखता है और मोनिका जी के अंदर सिर्फ बट्टी जी का नाम दिखता है। तो अभी लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक जो बट्टी जी थे, उन्हीं के जैसे काम करने वाला, बोलने वाला, निडर
और साहसी युवा यहाँ पर खड़ा है, तो हम में खुद भट्टी जी दिख रहे हैं। तो उधर नाम लेके कितने वो घूम ले, लेकिन हमारा काम बोलता है। पिछले 5 साल में हमने जितने आंदोलन करे, जितने आवाज उठाए, जितने लोगों के लिए हमने बातें रखे हैं, उतना मोनिका जी ने नहीं रखा। मोनिका जी सिर्फ पापा पापा नाम से वोट लेती है, और हम बोलते हैं कि हमारे अंदर भट्टी जी जैसा काम है, हमने करके दिखाया, लोग बाग इसलिए हमें चुनने के लिए। मोनिका जी के साथ वाले ही आधे से ज्यादा लोग हैं जो आज भी मेरे को फोन लगा बोलते हैं भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही मोनिका जी के साथ घूम रहा है। इसलिए हम बहुत भारी मतों से आज जीतने वाले हैं। महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने मोनिका भट्टी का जो क्वेश्चन किया है, मैं स्पष्ट कराना चाहता हूँ। मोनिका भट्टी जी पिछले 5 महीनों से बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में थी। उन्होंने हर मीटिंग में ये बोला है कि गठबंधन की प्रत्याशी मैं होंगी, आप बसपा का प्रत्याशी नहीं उतारना। कर रखी हमने अमरवाड़ा में झमक सरयाम जी, मोनिका भट्टी जी और समस्त गौड़वाना आंदोलन के समग्र सामाजिक मीटिंग लिए, और उस मीटिंग में 19 तारीख को मोनिका भट्टी जी ये बोलती है कि मेरी एक एक सांस जो है, मेरा खून बहा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं थूकूंगी नहीं। ये समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और 21 तारीख को जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। इस चीज़ को समाज कभी नकारेगा नहीं। और जहां तक मोनिका भट्टी जी ये बोल रही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ भी अवगत कराना चाहता हूं कि मीडिया जो रहता है उसकी कलम में ताकत रहती है। मोनिका भट्टी भारतीय जनता पार्टी में स्वयं अकेली गई है, ना कि उन्होंने भारतीय गौड़वाना गणतंत्र पार्टी को वहाँ पे विलय किया। और अगर मध्य प्रदेश में अगर जो गुमराह किया जा रहा है, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे गठबंधन हुआ है, और ना कि भारतीय जनता पार्टी से गौड़वाना गणतंत्र पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो सिर्फ दादा हीरा सिंह मरकाम की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आरी है, उसके साथ में गठबंधन मध्य प्रदेश में हुआ। जिस प्रकार हमने अमरवाड़ा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावन भलावी जी और उनके समर्थकों से चर्चा की, द नुक्कड़ न्यूज़ इसी तरह आप लोगों के बीच लोगों की आवाज़ को पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।